Welcome students. Let us do January 21, 2026 morning paper. Physics will discuss here. A point charge times to minus 8 coulomb is placed at origin. एक point charge है यहाँ पर origin पे पड़ा हुआ है plus q and that is equal to 10 पर minus 8 coulomb. Another charge is being moved. A small charge है small q. उसको move कर रहे हैं point A से 442 to point B that is 221 पे मूव कर रहे हैं उसको चार्ज को जिस मर्जी रास्ते से जाए any path we can follow. Work done does not depend on path followed because electrostatic forces are conservative in nature. हमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकालना है Q डेल्टा V जो हम चार्ज मूव कर रहे हैं स्मॉल q इंटू डेल्टा V चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो कल इसका डिस्टेंस निकाल लो यहाँ से. इसका डिस्टेंस कितना आएगा 4 square plus 4 square plus 4 square का अंडर रूट दैट विल कम आउट टू बी 6 मीटर. ऐसे इसका डिस्टेंस आ जाएगा 3 मीटर. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट करके निकाल सकते हो. तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो. एक और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. पहले यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो इन दोनों चार्जेस की माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो. तो व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1 by 4 का एप्सिलॉन तो बेटा कॉमन ही आ गया. ठीक है. कैपिटल Q इज फिक्स्ड. कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय R2 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय R. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला से कर सकते हैं. इजीली हो जाएगा क्वेश्चन. सो 1 by 4 का एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है 9 to 10 पर 9. व्हाट इज कैपिटल Q? कैपिटल Q हमारा 10 पर माइनस 8 कूलम है वो बाहर आ जाएगा कॉमन है. 10 पर माइनस 8 कॉमन आ गया. स्मॉल q भी कॉमन है वो भी बाहर आ जाएगा. वो था 2 माइक्रोकूलम 2 into 10 पर माइनस 6 और ब्रैकेट में रह जाएगा हमारे पास 1 by R2 minus 1 by R1. फाइनल डिस्टेंस इज 3 इनिशियल डिस्टेंस इज 6. फाइनल डिस्टेंस 3 मीटर है इनिशियल डिस्टेंस 6 मीटर है. इसको सॉल्व करना है अपने को. सो व्हाट विल बी द आंसर? लेट अस फाइंड आउट. दिस बिकम्स 18 into 10 पर minus 5. 1 by 3 minus 1 by 6 becomes 1 by 6. 8 में यहाँ कट कर दो. 3 into 10 पर minus 5 आ गया जाओ. And 3 into 10 पर 5 means 30 into 10 पर minus 6 जाओ. This is the correct answer. So that is the question number 1. JEE main paper, January 21 morning. Next we go to the next question. Aluminium steel rods है हमारे पास जिनका सेम लेंथ है और टोटल लेंथ मिला के 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर है टोटल. दो रोड्स हैं हमारे पास 60 सेंटीमीटर है या 60 सेंटीमीटर. एक एल्यूमिनियम की बनी हुई है एक स्टील की बनी हुई है. दोनों का अलग अलग अल्फा दिया हुआ है. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है और हमें निकालना है टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी एट 100 डिग्री सेल्सियस. इनिशियल टेम्परेचर वाज 30, फाइनल टेम्परेचर इज 100. So what is final? L1 dash plus L2 dash. Final length will be equal to L1 1 plus alpha delta T alpha 1 L2 1 plus alpha 2 delta T. ब्रैकेट्स ओपन कर लो. L1 plus L2 इकट्ठा हो जाएगा. यहाँ से मल्टीप्लाई करके L1 आएगा वहां से L2 आएगा. नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा आपका साथ में L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 into delta T. Second part जो alpha वाला कोएफिशिएंट है. इनिशियल लेंथ L1 plus L2 was 120. अब L1 alpha 1 plus L2 बट L1 L2 इक्वल है दोनों 60 है. 60 पुट करो 60 बाहर निकालो. alpha 1 plus alpha 2. alpha 1 is 24 that is 2.24 into 10 to minus 6 लिखा तो 2.4 into 10 की पावर minus 5 plus 1.2 into 10 to minus 5 और राइज इन टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री 30 to 100 70. So 120 16 to 70 becomes 40 to 100 into 3.6 into 10 की पावर minus 5. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली
दिस कम्स आउट टू बी 0.15 अप्रोक्सीमेटली। सो ओवरऑल आंसर आपका हो जाएगा 120.15 सेंटीमीटर्स, 120.15 सेंटीमीटर्स। इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, इट विल कम आउट टू 0.15। इसलिए इसका आंसर होगा सी, थर्ड सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ द पेपर। यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक मेटल सरफेस पे फॉल कर रही है। मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 2.8 है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये जो वेव आ रही है ईएम वेव, उसमें बेटा दो फ्रीक्वेंसीज है, देयर आर टू फ्रीक्वेंसीज है। एक है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स है, एक की फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15, एक है 12 × 10⁻15। तो हमें हायर वाली फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। फ्रीक्वेंसी हम लेके चलते हैं 12 × 10⁻15 हर्ट्ज। जो फोटोन हायर एनर्जी वाला वो हमें लेके चलना, उसकी हमें एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी ऑफ फोटोन होती है बेटा h न्यू, अगर जूल में निकालनी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी तो e से डिवाइड कर लो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। h की वैल्यू 6.62 × 10⁻34, फ्रीक्वेंसी 12 × 10⁻15 डिवाइड बाय 2 पाई, क्योंकि ये हमें ओमेगा दिया होता, दैट वाज नॉट फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा होता है 2 पाई f, 2 पाई न्यू। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू 12 × 10⁻15 डिवाइड बाय 2 पाई आ गई, ओमेगा की वैल्यू दी। ठीक है, डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19। तो कितनी एनर्जी आएगी देखते हैं। 6.62, 10, ये सब 10 की पावर से सारी कट गई सारी। 6.62 × 12, ये अप्रोक्सीमेटली 6.6 ही दिया हुआ ऊपर क्वेश्चन में। 1.6 × 2, पाई की वैल्यू 22/7। दोनों डेसिमल हटा दो, ऊपर भी एक डेसिमल है, नीचे भी एक डेसिमल है। 66/16 हो गया। 12, 7, 2, 22। 22 से कट के 3 आ गए यहाँ पर, बाकी और कटिंग हो सकती है। 4 3s are 4 4s are, so this becomes 63 divided by 8 energy of photon, and that is approximately 7.9 electron volt। 7.9 electron volt है फोटोन की एनर्जी। जो हायर फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन है उसमें से वर्क फंक्शन माइनस करो, वर्क फंक्शन 2.8 है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन इज 7.9, वर्क फंक्शन इज 2.8, तो माइनस करके जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द पेपर। एक हमारे पास कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C थी, डिस्टेंस D था। यहाँ पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो 1/3 D/3 में स्लैब डाल दी है, D/3, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। बाकी रिमेनिंग में एयर है, यहाँ पे एयर 2 D/3 डिस्टेंस। न्यू कैपेसिटी बतानी, व्हाट वाज द ओल्ड कैपेसिटी? Epsilon A/D. What is the new capacity? With dielectric slab, capacity becomes epsilon A/D - T plus T/K. आपने 12th में डेरिवेशन करी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो C' की वैल्यू क्या हो जाएगी? epsilon A D - D/3 plus D/3 divided by K. D/3 divided by K. That becomes 2D/3 plus D/3K. D/3K। यहाँ से डिनोमिनेटर में से D/3 कॉमन आ जाएगा और क्या बन जाएगा? D/3 बाहर आके ऊपर 3 ऊपर चलेगा, 3D epsilon और नीचे आ जाएगा 2 + 1/K। 2 + 1/K। फिर आप एलसीएम लोगे तो K ऊपर चलेगा, 3K डिवाइड बाय 2K + 1 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे तो आंसर विल बी 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला क्वेश्चन था, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एरर पे बेस्ड क्वेश्चन है। स्प्रिंग्स इन पैरेलल बोला है हमने। स्प्रिंग्स इन पैरेलल हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड होते हैं, K = K1 + K2। स्प्रिंग्स इन पैरेलल K = K1 + K2। तो एक की वैल्यू K1 की वैल्यू है 10 ± 0.2, K2 की वैल्यू क्या है 20 ± 0.3।
जब प्लस करते हैं क्वांटिटीज भी प्लस होती हैं, एरर भी प्लस होते हैं। 10 प्लस 20 k बिकम्स 30, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 30, तो एरर भी ऐड हो जाएंगे। डेल्टा k इज इक्वल टू डेल्टा k1 प्लस डेल्टा k2, 0.2 प्लस 0.3 दैट इज 0.5। डेल्टा k भी आ गया हमारे पास, k भी आ गया। परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर होगा डेल्टा k डिवाइड बाय k इंटू 100, 0.5 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, that becomes 5/3 या 1.67%. So answer is 1.67% for this question. सिंपल एरर का क्वेश्चन है। देखो एरर जब क्वांटिटीज प्लस होती हैं तब भी एरर प्लस होते हैं, माइनस होती है तब भी एरर प्लस होते हैं, ये ध्यान रखना, एरर वाला टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 31, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया। पोटेंशियल एनर्जी सिंबल वैसे भी लिखा है बट ये पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है। अब फोर्स निकालना है। फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन होता है माइनस du बाई डी एक्स, हम यूज करते हैं वैसे सिंबल, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल v लिया तो माइनस dv बाई डी एक्स। तो बेसिकली फोर्स इज बेसिकली स्लोप ऑफ द ग्राफ, डिफरेंशिएशन ऑलवेज मीन स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो dv बाई डी एक्स की स्लोप देखनी है। स्लोप के लिए क्या करोगे, अगर एग्जैक्ट स्लोप निकालनी है फिर कोऑर्डिनेट स्लोप, जैसे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 1 है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 4 है। और किसी भी लाइन की स्लोप जो होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। उन्होंने पूछा था इंक्रीजिंग फोर्स के साथ साथ बताना है, जहां जहां स्लोप ज्यादा है वहां फोर्स ज्यादा है, जहां स्लोप कम है वहां फोर्स कम है। वैसे तो विजिबल ही है, क्लियरली इट इज विजिबल कि सबसे ज्यादा स्लोप BC की है। नंबर 1 पे BC, नंबर 2 पे इट इज AB। स्लोप देखने से पता चल रहा है, एंगल देखने से पता चल रहा है, अदरवाइज निकाल भी सकते हो आप, एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल सकते हो। तो यहाँ पे नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे ये आएगा, और ये तो इसकी स्लोप 0 ही है 4। तो सबसे ज्यादा फोर्स है BC में, सबसे कम फोर्स है CD में। तो दिस शुड बी द आंसर, और इसका आंसर होगा थर्ड पार्ट। डायग्राम देखने से पता चल रहा है, बिकॉज बिल्कुल पॉइंट्स प्रॉपर प्लॉट की गई है डायग्राम, देखने से पता चल रहा है BC has the highest slope and CD has the lowest slope. So this was the answer. Force is equal to negative potential energy gradient. This should be remembered. This is a very important formula for JEE Mains. Question number 32. Dimensions पे भी इस क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। देखो हमें A और B के डायमेंशन निकालने हैं। यहां से देखो h प्लस BT दिया हुआ है, h प्लस BT। तो दो क्वांटिटी प्लस तभी होती है जब उनके डायमेंशन सेम हो। h और BT के डायमेंशन सेम है। h तो हाइट है, लेंथ है, t टाइम है, इसको इधर ले आओ LT-1, B के डायमेंशन तो LT-1 है। अब हमें निकालने हैं A के डायमेंशन। फिर यहां से देखो अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, P के डायमेंशंस और A बाय BT स्क्वायर के डायमेंशन सेम है। प्रेशर के डायमेंशन होते हैं ml-1 T-2। A के डायमेंशन हमें निकालने हैं सॉरी, और B के डायमेंशन है अभी निकाले हमने LT-1 इंटू T का स्क्वायर। इस पूरे को जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आएगा MT-1। इसका आंसर आएगा, सॉल्व कर सकते हो, इधर आकर मल्टीप्लाई करके T स्क्वायर से T स्क्वायर कट जाएगा, एक L से L कट जाएगा, MT-1 आ जाएगा। So A is MT-1, B is LT-1, so answer is fourth part इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, EM वेव दी हुई है। अगर बेटा विजिबल नहीं हो थोड़ा तो जूम करके देख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन वाई एक्सिस, ये वेव दे रखी है हमारी, दिस इज अ वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की बतानी पोजीशन। सबसे पहली बात तो हमें पता है कि E0 अपॉन B0 स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट। E0 पे B0 की स्पीड ऑफ लाइट। E0 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 69। E0 is 69। B0 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो E0 by C will be equal to B0। तो 69 divided by 3 into 10⁸, that becomes 23 into 10⁻⁸ या 2.3 into 10⁻⁷। वो तो ठीक है, वो तो इसमें भी है, तीनों में आ रहा है। अब रहेगी बात फेज। ये जो अंदर वाली क्वांटिटी इसको फेज बोलते हैं, फेज, दिस इज कॉल्ड फेज। और हमें पता है कि EM वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज,
सेम फेज में, एक साथ मैक्सिमा आता है, एक साथ मिनिमा आता है, तो ये फेज बिल्कुल सेम का सेम रिपीट होना चाहिए, सेम का सेम रिपीट होना चाहिए, वो माइनस में भी होना चाहिए और सेम का सेम रिपीट होना चाहिए, ठीक है। और एक और बात ध्यान रहे, वो तो इसमें दोनों में रिपीट हो रहा है, ओके, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर है, वेव एक्स एक्सिस पे चल रही, तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी ऑन जेड एक्सिस, तीसरा एक्सिस तो जेड एक्सिस बचा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट, बी वाई विल बी रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ऑन वाई एक्सिस। ये गलत है क्योंकि इसमें फेज में प्लस कर दिया, ये भी गलत है, रॉन्ग, ये प्लस कर दिया, ये भी गलत है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। एक रोड है हमारे पास, यहां से अगर उसको रोड को कट कर दें तो इट विल फॉल लाइक दिस, इट विल फॉल लाइक दिस, रोड विल फॉल। तो बताओ उस समय पे टेंशन कितनी होगी यहाँ पर। तो जैसे हम इसको कट करेंगे, रोड को इस साइड से कट करेंगे, थ्रेड को कट करेंगे, इट विल फॉल लाइक दिस, रोड विल फॉल, ठीक है। इसका जो वेट है वो टॉर्क प्रोवाइड करेगा रोटेशन के लिए, द वेट ऑफ द रोड विल प्रोवाइड द टॉर्क फॉर रोटेशन, और टॉर्क होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया पॉइंट ऑफ रोटेशन से L/2, L/2 है हमारे पास, तो टॉर्क होगी mg इनटू L/2। ना टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू I अल्फा, टॉर्क I अल्फा भी होता है, अल्फा में एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है उसका, रोड इज फॉलिंग लाइक दिस, अपने एंड पॉइंट पे रोटेट करेगा, एंड पे जब रोड अपने किनारे पे रोटेट करती है तो उसका माउंट इनर्शिया होता है ml²/3, ml²/3। यहाँ से हम सेम कट गया, एक LCL कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2 g/L, अल्फा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन तो पूरी रोड का सबका सेम होगा, हर एक पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है अल्फा, बट एक्सेलरेशन सबका अलग अलग होता है। जो सेंटर पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन होगा a = r अल्फा। इसका जो डिस्टेंस है, जो इसका सेंटर ऑफ मास है, उसका डिस्टेंस यहाँ से L/2 इंटू अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3/2 gl, LCL कट गया, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है 3/4 g, सेंटर ऑफ मास इज गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन 3/4 g, ठीक है। अब इसको रब करता हूं, नाउ सी दिस इज रोड, center of mass is going down with an acceleration of 3g/4। अब हम यहाँ पे टेंशन निकाल रहे हैं, व्हाट इज द टेंशन, देखो इसका वेट नीचे की तरफ mg, टेंशन ऊपर, दो फोर्स लग रहे हैं रोड के ऊपर, mg डाउनवर्ड्स एंड d अपवर्ड्स, तो नेट फोर्स होता है हेल्पिंग फोर्स माइनस द अपोजिंग फोर्स, नेट फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, helping force is mg, opposing force is tension। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, m3g/4, a की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, तो t की वैल्यू क्या आ गई mg - 3mg/4, जो कि सोल्व करके आंसर आ जाएगा आपका mg/4। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg/4 एट दिस इंस्टेंट, इसका आंसर है सी पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। Now we go to the question number 35। एक गैस गीजर है जो वाटर को हीट कर रहा है फ्रॉम 27 to 87, 5 लीटर्स पर मिनट। पहले तो मास देखते हैं, 5 लीटर मीन्स 5 kg, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 लीटर पर kg होती है, बट इट इज इन 1 मिनट, सो हाउ मच इन 1 सेकेंड, दैट इज 5/60 kg पर सेकेंड, 1/12 हो जाएगा। इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कितनी हीट लगेगी, कितनी हीट गीजर ने प्रोड्यूस की, दैट इज mc डेल्टा। मास इज 1/12, स्पेसिफिक हीट इज, वाटर इज 4200 एंड टेम्परेचर राइज इज 60 डिग्री, 60, ठीक है। अब ये जो मास है, ये जो हीट है, वो प्रोवाइड करेगी गैस की कम्बशन से, गैस की कम्बशन में आएगा मास इनटू उसकी जो थर्मल कैपेसिटी, एंथैल्पी, जूल पर ग्राम में दिया हुआ, मास हमें निकालना है गैस का, एंथैल्पी है
5 × 10⁴ पर ग्राम, जॉल पर ग्राम, ठीक है। तो इसलिए मास हमारा ग्राम में आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि जॉल इधर है, जॉल इधर कट जाएगा। 12 5 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो मास की वैल्यू होगी 4200 डिवाइडेड बाय 10⁴, and that comes out to be 0.42 gram of gas will be burned for this purpose. Next, question number 36. एक करंट कैरिंग सॉलिड को वर्टिकली रख दिया गया बेटा, वर्टिकली प्लेस्ड लाइक दिस। और इसमें से करंट पास करने पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जो कि उसकी लेंथ के पैरेलल डेवलप होगा, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। यहाँ पर हमने एक चार्ज को रेस्ट से छोड़ दिया, चार्ज है रेस्ट से छोड़ दिया, वो नीचे की तरफ जाएगा, ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाएगा, चार्ज भी है, उसका मास भी है। अब क्या मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB sin थीटा। यहाँ तो चार पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही चलेगा, तो फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। और दूसरी बात, कोई फ्लक्स को भी कट नहीं कर रहा, फ्लक्स के तो पैरेलल ही जा रहा है, लेंज लॉ का भी काम नहीं है इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, नो इंड्यूस्ड EMF, बिकॉज वो तो पैरेलल चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। एक्सेलरेशन सिंपली ग्रेविटी की वजह से ही होगा, तो एक्सेलरेशन विल बी सिंपली इक्वल टू g, एक्सेलरेशन g के बराबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 बर्नौली थ्योरम पे क्वेश्चन है, बर्नौली थ्योरम पे क्वेश्चन है। प्रेशर डिफरेंस ये है, 5 सेंटीमीटर का प्रेशर डिफरेंस है। हमें रेट ऑफ फ्लो निकालना, रेट ऑफ फ्लो होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, रेट ऑफ फ्लो निकालना। सबसे पहले ए और बी में वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप है, A1 V1 is equal to A2 V2 यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। पहले एंड पर जो एरिया है वो 6 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी V1, दूसरे एंड पर एरिया 3 दिया हुआ है V2, दैट इज V2 इज ट्वाइस ऑफ V1। अब हम लगाते हैं बर्नौलीज थ्योरम, P1 by rho प्लस हाफ V1 स्क्वायर। बर्नौलीज थ्योरम का हाइट वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हाइट तो सेम ही हॉरिजॉन्टल टाइप है, हाइट की GH वाला एक होता है इक्वेशन, वो नहीं लेंगे हम साथ में। एंड सेकंड बी पॉइंट में क्या हो जाएगा, P2 by rho प्लस हाफ V2 स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, P1 माइनस P2 by rho इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज P1 माइनस P2? प्रेशर डिफरेंस तो 5 सेंटीमीटर है, बट प्रेशर के यूनिट्स में लाने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा HROG। सो व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस, 5/100 मीटर में कन्वर्ट किया, रो इंटू जी की वैल्यू 10, इट विल बी 5/100 इंटू रो इंटू जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय रो, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ से कट के 50/100 1/2 आ जाएगा बेटा, 1/2 आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड पे 1/2 है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर 1 के बराबर आ गया। V2 को पुट कर दो, ट्वाइस ऑफ V1, ट्वाइस ऑफ V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, थोड़ा क्लियरली कर देता हूँ। V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर हमारा 1 आया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V2, sorry mistake, V2 square minus V1 square is equal to 1, V2 is twice of V1 का square, 4V1 square minus V1 square आ जाएगा 3V1 square, इस 1V1 की वैल्यू आ गई 1/√3 रूट लेकर के। So what is rate of flow, area into velocity, V1 आया था, हम A1 यूज करेंगे, ये वाला एरिया यूज करेंगे, A1 into V1। So what is A1 here? ये वेलोसिटी आई है 1/√3 मीटर पर सेकंड आई है,
और आंसर लास्ट में सेंटीमीटर में देना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 100/√3, क्योंकि पहले हमने सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। 100/√3 सेंटीमीटर पर सेकंड में वेलोसिटी। फर्स्ट एंड पे एरिया है यहाँ पे 6 इंटू वेलोसिटी इज 100/√3, दैट इज रेट ऑफ फ्लो। 600/√3 सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा 200√3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सो आंसर इज फोर्थ पार्ट इसका आंसर है। बर्नौली सर वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 38, 2 डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चन है। फोर्स दिया हुआ है, फोर्स के 2 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और हमें वेलोसिटी और पोजीशन बतानी है एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है और इनिशियल पोजीशन भी 0 है उसकी। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पे दिया फोर्स 4t क्यूब, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 kg, तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस इज t क्यूब। एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस इज -3t/4, -3t इज फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स मास, दोनों तरफ का एक्सेलरेशन ले लिया। वेलोसिटी हो जाएगी इसका इंटीग्रेशन करके t4/4 आ गया। वेलोसिटी ऑन y एक्सिस का इंटीग्रेशन कर दो -3t²/8, -3t²/8 वेलोसिटी ऑन द एक्सिस। अब टाइम 2 पे निकालते हैं, व्हाट इज वैल्यू एट टाइम 2। यहां पुट किया था 2 की पावर 4 16/4, वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस इज 4 एंड वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस 2 का स्क्वायर 4 -3/2, वाई एक्सिस में वेलोसिटी -3/2, वेलोसिटी तो आ गई। अब पोजीशन निकालनी है इसका, फिर इंटीग्रेशन करो। पोजीशन एक्स एक्सिस बिकम्स t5/20, t4 का इंटीग्रल t5/5 होता है, y एक्सिस पे -3t³/16। अब टाइम पुट करो दोबारा से, t³/24, सॉरी t³/3 t³/24। तो व्हाट इज x टाइम 2 पर, टाइम 2 पुट करो 32/20 1.6 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट 2 का क्यूब हो गया 8, 24 -1। ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए 4i कैप -3/2 j कैप और पोजीशन होनी चाहिए 1/6 i कैप -j कैप। तो वो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, इनमें से तो नहीं है, लास्ट डी पार्ट होगा आई थिंक सो। सो आंसर इज डी पार्ट है, आंसर डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, a conducting circular loop of area 1 meter square is placed perpendicular to the magnetic field. Okay, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर रखने से क्या होगा, इसका जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम बनेगी। सो व्हेनेवर वी से दैट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो दैट मींस एंगल 0 होगा बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में। तो हमें सबसे पहले तो निकालना है भाई व्हाट इज द फ्लक्स लिंक। फ्लक्स लिंक होता है NBA cos थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही है, B की वैल्यू है sin ऑफ 100t, sin ऑफ 100t, एरिया दैट मींस इट इज वेरी विद टाइम, मैग्नेटिक फील्ड ही वेरी कर रहा है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आनी है। एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, एंगल cos 0 डिग्री, तो फ्लक्स आ गया हमारे पास sin 100t, sin 100t फ्लक्स आ गया। ठीक है, सो व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ -d∅/dt, माइनस साइन का डेरिवेटिव हो गया cos 100t इनटू ओमेगा, साथ में मल्टीप्लाई 100 आ गया साथ में, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी मेरे पास। और करंट होता है E/R, करंट इज E/R -100 cos 100t डिवाइड बाय 100 से 100 कट गया, माइनस cos 100t आ गया। ठीक है, तो एक बार फिर वैल्यूज लिख लेते हैं। ईएमएफ की वैल्यू आ गई हमारे पास, ईएमएफ की वैल्यू आ गई हमारे पास -100 cos 100t, करंट की वैल्यू आ गई -cos 100t, करंट की वैल्यू आ गई। तो क्लियरली एसी करंट वाला टॉपिक हो गया बेटा, साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, और दोनों का फेज सेम है, दैट मींस प्योर रेजिस्टेंस वाली बात चल रही है। पावर निकालनी है पहले,
पावर होती है हमारे पास EV/IV cos phi। यहां से EV निकालो पहले, ये मैक्सिमम वैल्यू E नॉट है तो 100/√2 हो गया EV वर्चुअल वैल्यू, यहाँ पे 1 है 1/√2 और दोनों सेम फेज में cos 0, तो पावर इज 50 वॉट, 50 वॉट पावर। अब आपको हीट निकालनी है, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस होती है पावर इनटू टाइम, हीट प्रोड्यूस पावर इनटू टाइम। पावर हमारे पास 50 है, टाइम वन टाइम पीरियड निकालना है। ओमेगा हमारा 100 है, ओमेगा होता है 2π/टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 100 डिवाइड बाय 2π, 100 डिवाइड बाय 2π, 100 डिवाइड बाय 2π डिवाइड बाय 100, 2π डिवाइड बाय 100, 2π डिवाइड बाय 100 से 100 कट गया, पाई जूल आंसर, हीट प्रोड्यूसेस पाई जूल। That is question number 39. Now we go to question number 40th question. एक हमारे पास बार है, कंपोजिट बार है, 2 पार्ट्स उसके A और B, बिटवीन 2 रिजिड स्पॉट्स है C और D के बीच में। इसकी लेंथ है 2.5 मीटर, इसकी है 1.5 मीटर। दोनों के अलग अलग डेंसिटी दी हुई है, म्यू 2 × 10⁻⁴, उसकी दी हुई है 4 × 10⁻⁴। ठीक है, दोनों में जो टेंशन है सेम, सीरीज में टेंशन सेम ही होते हैं, 500 न्यूटन दी। अगर एक वेव पल्स यहाँ से चली, वेव चली यहाँ से, तो यहाँ से जाने में टाइम t1 है सपोज, यहाँ पे जाने में टाइम t2 है, इन दोनों टाइम की रेशियो पूछे t1 to t2। पहले इस रीजन में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड √T/μ। स्ट्रिंग्स के केस में ये फॉर्मूला चलता है, टेंशन इज 500, म्यू की वैल्यू इस केस में है 2 × 10⁻⁴, दिस इज V1, दैट बिकम्स 250 × 10⁻⁴, V1 will come out to be 5√10 × 10⁻², 250 का √ 5√10 और इसका 10⁻² आ गया 500√10, दैट इज V1। ऐसे इस साइड से निकालते हैं वेलोसिटी, टेंशन इज 500, म्यू की वैल्यू 4 × 10⁻⁴, 125 × 10⁻⁴, दैट विल कम आउट टू बी 125 का रूट होता है 5√5, तो आ जाएगा आपका आंसर 500√5 वेलोसिटी आ गई। फिर आप टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले का टाइम हो गया 2.5 डिवाइड बाय स्पीड इज 500√10, दूसरे का डिस्टेंस है 1.5 डिवाइड बाय स्पीड है 500√5। अब इनकी रेशियो में निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, t1 to t2 रेशियो, डिवाइड करके रेशियो निकालनी है। So it is T1 to T2, 2.5 divided by 500√10, 1.5 divided by 500√5, तो ये आ गया हमारे पास 25, 500 तो कट ही जाएगा, 25/15 इंटू √5 डिवाइड बाय √10, 5/3 हो गया, 1.67 डिवाइड बाय √2, 1.67 √2 होता है 1.414, तो आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.18, आंसर इज थर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, हमारे पास 2 सैटेलाइट्स की बात चल रही है, ये अर्थ है हमारे पास, 2 सैटेलाइट अलग अलग हाइट पे है, एक सैटेलाइट को इस ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में शिफ्ट कर लो। जब सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, सेम वहां पे जाके काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी हमें फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी करना है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, ध्यान है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डन होगा हमारे पास फाइनल टोटल एनर्जी
माइनस इनिशियल टोटल माइनस GMM by R2 माइनस GMM by R, सॉरी टोटल है जगह 2R, टोटल है जगह को मैं लेके आ गया GMM by 2 बाहर आ गया 1 by R1 माइनस 1 by R2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 by R1 GMM by 2, what was the initial radius 1.5 R, बाद वाला है 1 by 3 R, ऑर्बिट का रेडियस दिया था, ऑर्बिट का रेडियस ही दिया हुआ, अगर हाइट दी होती तो R प्लस H करना पड़ता, GMM R तो बाहर ही आ गया, तो 1.5 3 LCM लिया हमने 2 minus 1 1 by 3 आ जाएगा हमारे पास, so answer will be 1 by 6 GMM by R, R से मल्टीप्लाई करो, R से डिवाइड करो, this is small g, 1 by 6 mgr आंसर आ गया आपके पास, 1 by 6 mgr। अब वैल्यूज पुट करो बस, 1 by 6 मास ऑफ सैटेलाइट इज 100, g की वैल्यू 10, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 6, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 6 into 10 per 6, सॉरी अर्थ का रेडियस 6 into 10 per 6, 6 से 6 कट गया, आंसर आ गया 10 per 9 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एनर्जी है अल्फा into 10 per 6 और हमारा आंसर आ रहा है 10 per 9, तो जो भी दिया है उसको आप वैल्यू को प्राप्त करके अल्फा की वैल्यू निकालो, 10 per 6 से जाके डिवाइड करो, अल्फा की वैल्यू है 1000, इट इज 1000। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 41। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 42। इट इज बेस्ड ऑन द मोशनल EMF पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक रोड को ऐसे मूव कर रहे हैं, रोड इज कनेक्टेड टू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, वो पूछा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। इंड्यूस्ड EMF आपको पता है मोशनल EMF में BLV होती है, कितना करंट चलता है, इंड्यूस्ड EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, और कितना फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ILV। अब ये I की वैल्यू वहां पुट कर दो तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया B² L² V/R। वैसे ILV sin थीटा होता है, बट वो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, sin 91 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव ऐसे कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.5 टेस्ला, 0.01, B का स्क्वायर है 0.1 टेस्ला, लेंथ ऑफ द रोड इज हाउ मच 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, वेलोसिटी इज 1.5 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज 2, so that becomes 1.5 divided by 2 is 0.75 into 10 to the minus 2, या 7.5 into 10 to the minus 3, so answer will be second part। Question number 43 now, this is a question based on logic gates। अभी तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, जिनको लॉजिक गेट्स ना आते हो सो मैं एक वीडियो आगे सेंड करूंगा, उसको आप देख लेना, लॉजिक गेट्स क्लियर हो जाएंगे वहां पे आपको। ये हमारा नॉर गेट है, दिस इज नॉर गेट, दिस इज नॉर गेट। नॉर गेट क्या करता है, A प्लस B कॉम्प्लीमेंट करता है, A प्लस B को ऐड करके उसका कॉम्प्लीमेंट करता है। बट यहाँ पे जो नॉर गेट है उसके इनपुट्स जुड़े हुए हैं, तो इनपुट सिग्नल्स आर कनेक्टेड है। जब किसी नॉर के इनपुट जुड़े होते हैं वो नॉट गेट का काम करता है, ये भी नॉट का काम कर रहा है और ये भी नॉट का काम, इनमें से 3 नॉट का काम कर रहे हैं, एक नॉर का काम कर रहा है। सबसे पहले A नॉट गेट ने इसको बना दिया A कॉम्प्लीमेंट, B नॉट गेट ने बना दिया B कॉम्प्लीमेंट। यहां पे सिग्नल्स आए A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट, नॉट गेट ने इनको प्लस किया और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया। नॉट गेट का काम है प्लस करके कॉम्प्लीमेंट करना। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, यहां पर हमारा लगेगा डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ कहता है कि A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट इज A into B का होल कॉम्प्लीमेंट, और अगर ऐसे हो A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा A प्लस B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला हमारा लॉ बनेगा डी मॉर्गन लॉ, A into B का होल कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट ऊपर भी है, डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट होकर A into B होगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा A into B है। उसके आगे फिर नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट क्या करेगा A into B का कॉम्प्लीमेंट, अल्टीमेटली लास्ट में हमारा आंसर है A into B कॉम्प्लीमेंट।
मल्टीप्लाई करके उसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमारा कौन सा गेट है, नैन गेट। सो आंसर इज डी पार्ट, नैन गेट बन गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 44, हमारे पास डबल सीट एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल सीट एक्सपेरिमेंट। सामने पैटर्न बना, स्क्रीन पे पैटर्न है ऐसे। जब एक साइड पर हम कोई, एक साइड की जो लाइट आ रही है हमारे पास, यहाँ से लाइट जा रही है, सपोज यहाँ से लाइट जा रही है ऐसे, यहाँ से जा रही है, एक के पाथ में हमने कोई शीट डाली है, ग्लास स्लैब डाल दी, कोई शीट डाल दी, तो उससे एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा बेटा, एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। इसका रास्ता थोड़ा बड़ा हो जाएगा। दैट पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय म्यू माइनस 1 इनटू टी। और इस पाथ डिफरेंस की वजह से फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपने स्लैब इधर डाली, फ्रिंजेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। वो y कितना हो जाएगा, y होता है x कैपिटल D बाय स्मॉल d। थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस में पढ़ा होगा आपने। तो y हो जाएगा हमारा d बाय d म्यू माइनस 1। तो आपको y की वैल्यू दी है, कितना शिफ्ट हो रहा है, y वो दिया हुआ है, आपको थिकनेस ऑफ स्लैब t निकालना है। y की वैल्यू कितनी है, फ्रिंजेस शिफ्ट बाय 0.2 सेंटीमीटर्स। कैपिटल D is given to be 50, small d is given to be 0.1, म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1, म्यू की वैल्यू 1.5 दी हुई है। थिकनेस हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थिकनेस। ये कितना हो गया हमारे पास, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2 into 10 to minus 2, 50 into 0.5, 50 into 0.5, that becomes 25. So 2 into 10 to minus 2 divided by 25. तो आप देख सकते हो ये 200 बन जाएगा, 200 by 25 8 होता है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर होगा 8 into 10 to minus 4। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पूछी थी, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। क्वेश्चन नंबर 45, डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच, डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने किया हुआ है प्लस 2 में, r नॉट इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught 2z e square divided by kinetic energy of alpha particle। 9 to 10 पर 9, 2 z की वैल्यू 79 दी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10 पर minus 19 into 1.6 into 10 पर minus 19, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय kinetic energy of alpha particle, that is 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जाओ तुम कन्वर्ट करो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 पर minus 13। अब इसको सॉल्व करना है, तो r नॉट बिकम्स, एक 1.6 तो कैंसिल आउट होता है, एक कैंसिल आउट होता है। आप रफली 7.7 है, वो 79 है, रफली काट सकते हो 10 पे काट दो, अप्रोक्सीमेटली 10 पे जा रहा है। बाकी देखो क्या बना, 9 to 2 18 into 1.6 into 10 की पावर, 9 to 2 18 into 1.6 into 10 की पावर, हाउ मच इट इज 13 हो जाएगा, प्लस हो गया 15 24 10 पर minus 14। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा हमारा समथिंग अराउंड 2.95 के आंसर आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। 29.5 into 10 पर minus 14, 10 पर minus 14 है कि कितना है, 13 14 23 15 था, 15 अब हो जाएगा कितना, 2.95 into 10 पर minus 14। So answer is C part, distance of closest approach, which is taken to be approximately size of the nucleus। Direct question, direct question number 46। एक रोड है हमारे पास ऐसे, ऐसे कनेक्टेड है, साथ में और कनेक्टेड है उसके साथ ऐसे, और ऐसे रोटेशन हो रही है ऐसे। इस रोटेशन का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वाली रोड है ऊपर वाली, वो तो बेटा ऐसे ऐसे रोटेट करिए अपने किनारे पे। जो चीज रोड किनारे पे रोटेट करती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL/3 होता है। पर ये वाली रोड जो है वो, उसका सेंटर यहाँ पे, बट वहां पे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस रोड लगानी पड़ेगी। इस रोड के सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL/12 प्लस r में हमें पैरेलल एक्सिस रोड लगानी पड़ेगी mL², mL²/3 प्लस mL²/12 mh, h की वैल्यू यहाँ पे l ही है, mL² आ गया।
12 एलसीएम ले लो, 4 ml square plus ml square plus 12 ml square, that becomes 17/12, 17/12. तो x की वैल्यू 17 होगी बेटा, सो आंसर इज 17 है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आंसर इज 17, 17/12 ml square इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें एक बैटरी लगाई है, ऊपर सर्किट है, हमें ए और बी के बीच में कितनी हीट प्रोड्यूस है वो पूछा गया, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सबसे पहली बात तो हीट्स के बीच बैलेंस्ड है, 1:2 इज इक्वल टू 2:4। जब हीट्स के बीच बैलेंस है तो बीच वाले में करंट नहीं जाएगा, तो ये हमारा सर्किट से ऐसे होगा 1 2 2 4 एंड 9 वोल्ट, और बैटरी की कैपेसिटी दी हुई है कितनी, 1। This is point A, this is point B। 1 और 2 सीरीज में 3 हो गया, 2 और 4 सीरीज में 6 हो गया, 3 और 6 को पैरेलल में सॉल्व करोगे, आंसर तो वो बस वो A और B के बीच में 9 वोल्ट एंड 1। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग होगा E/r प्लस कैपिटल R, E/r प्लस कैपिटल R। EMF हमारी 9 वोल्ट है और इंटरनल है 1, एक्सटर्नल है 2, तो 9/3 3 एम्पीयर है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 2, इंटरनल इज 1। कैपिटल R की वैल्यू 2 है, स्मॉल r की वैल्यू 1 है। 3 एम्पीयर करंट चल रहा है, 3 एम्पीयर करंट चल रहा है। अब हीट प्रोड्यूस पूछिए, क्वेश्चन में ए और बी के बीच में हीट प्रोड्यूस पूछी गई है, तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला रहेगा I² बिटवीन ए एंड बी। Current is 3 square, resistance is 2, and time is how much? 1 minute, that is 60. 18 into 60, that is 1080 joule। आंसर आना चाहिए। बट अगर बाई चांस टोटल हीट पूछी जाए कितनी प्रोड्यूस हुई है, फिर आपको ये काउंट करना पड़ेगा साथ में। अभी तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा है ए और बी के बीच में हीट बताओ, तो रेजिस्टेंस हम 2 ही लेके चलेंगे। अगर बोलते हैं टोटल हीट प्रोड्यूस कितनी है, फिर हम रेजिस्टेंस को 3 लेके चलते हैं, फिर इसका आंसर 1620 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, माइक्रोस्कोप है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 2 है, आईपीस के फोकल लेंथ 4 है और ट्यूब लेंथ 32 है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में निकालना है। एक तो एनसीईआरटी ने शॉर्टकट फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो L/FO D/FE। लेंथ ऑफ ट्यूब इज 32, FO की वैल्यू 2 25 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कट के 4 आ गया, तो इससे तो मैग्नीफिकेशन 100 आती है, बट ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एग्जैक्ट फॉर्मूला चले तो एग्जैक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली डिफरेंट आंसर है। एग्जैक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या चलेगा आंसर, वो है VO/UO एंड D/FE। करेक्ट फॉर्मूला ये है। इसमें हमें सब कुछ पता है, सिर्फ हमें UO की वैल्यू नहीं पता, तो UO निकालना पड़ेगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा आईपीस है, ठीक है। जो पहले का UO हमें नहीं पता है, वी डोंट नो। VO हम निकाल सकते हैं, हम निकाल लेंगे अभी, ठीक है। बट जो सेकंड लेंस की जो इसने इमेज बनाई है उसके फोकस पे है, श्योरली फोकस पे है, इसके आईपीस के फोकस पे, क्योंकि फाइनल इमेज कहां पे बननी है, इन्फिनिटी पे। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बननी है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। इसकी फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर आईपीएस की। लेंथ ऑफ ट्यूब आपको दिया 32, तो 32 में से 4 माइनस करो, दिस बिकम्स 28 सेंटीमीटर। अब हमें VO पता है, हमें UO निकालना है यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 2, इसका V है 28 पर, U हमें निकालना है, U हमें निकालना है। 1/u इज इक्वल टू 1/28 माइनस 1/2, टेकिंग 28 LCM, 1 माइनस 14, तो UO की वैल्यू आ जाएगी -28/30।
अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। BO की वैल्यू हमारी 28 है, 28। UO की वैल्यू 28/30 -n में निगलेक्ट कर रहा हूँ, माइनस में आंसर है भी नहीं। D/F 25 डिवाइड बाय 4, D की वैल्यू 25 डिवाइड बाय 4, 20 से 28 कट जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा, 13 into 25, 325 divided by 4, this comes out to be 81.25. करेक्ट आंसर 81.25 है, बट अगर आप अप्रोक्सीमेट एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला ले तो 100 आंसर आता है उसका। दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, एक कॉलीमेटर बीम है, एक बीम ऑफ लाइट जा रही है, पहले बीम ऑफ लाइट जा रही है, हमें उसका साइज बढ़ाना है, बड़ा साइज करना है। उसके लिए दो कन्वेंशनल्स यूज किए हमने। साइज बढ़ के 2 मिलीमीटर से 14 मिलीमीटर हो गया, तो मैग्निफिकेशन जो है यहाँ पे आएगी, फाइनल साइज 14/2, ठीक है, फाइनल इज 14 डायमीटर, इनिशियली 2 इट वाज, f2 अपॉन f, फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस। f2 की वैल्यू हमने निकाली, फर्स्ट लेंस 40 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो f2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 280 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन वैसे प्लस 2 सिलेबस में नहीं है, अलग से कहीं से दिया गया है, तो आपको ऐसे ही लर्न कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 50, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम 30 to 40, चेंज इन एनर्जी निकालना। चेंज इन एनर्जी होता है बेटा NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल्स 10 है, CV की वैल्यू होती है F/2R, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F/2R इनटू डेल्टा T। क्योंकि ये ऑक्सीजन डायटोमिक गैस होती है, उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होती है, 5/2, R की वैल्यू 2 दी हुई है कैलोरीज में, और राइजिंग टेम्परेचर है 30 to 40, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ गया, 500 जाओ, 500 केल्विन आंसर। So this is JEE Main paper done. I hope you find it easy.